Okay, before the break, we were discussing this. ये ग्राफ्स है एक जो हम डिस्कस कर रहे थे, रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोफेशनल पोजीशंस क्या होती हैं, कि कब हमें ज़रूरत पड़ती है कि जब कंसल्टेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस की ज़्यादा ज़रूरत होगी, और कब जो है क्लाइंट्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ना इसमें देखें, जब भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी तो आपकी कंसल्टेंट का नॉलेज और एक्सपीरियंस को ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। ये आपको ऊपर वाला जो एज वाला नज़र आ रहा है, उसमें आपका जो ज़्यादा यूज़ हमें चीज़ होगी वो डेट विद दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइंट्स के नॉलेज की, यानी ऑर्गेनाइजेशनल की प्रॉब्लम्स की जो लोग बेहतर जानते हैं या जो इंटरनल कंसल्टेंट्स हैं वो ज़्यादा काम करेंगे। लेकिन जिधर टेक्निकलिटीज आ जाएंगी तो उधर फिर आपका जो कंसल्टेंट नॉलेज है और वो जो है रोल उसका ज़्यादा होगा। ये जो शेडिड एरिया है, ये आप देख लें कि जैसे जैसे इसको डाउनवर्ड हम मूव करते हैं तो शेडिड एरिया आपका बढ़ता जा रहा है। तो शेडिड एरिया जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो आपका जो क्लाइंट्स का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस जो है वो हमें उन केसेस में ज़्यादा चाहिए होगा। इफ़ यू कंपेयर एज कंपेयर टू दीज जो आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाइक अगर प्लान को इम्प्लीमेंट करना है या रिकमेंडेशन करनी है, पर्पस क्राइटेरिया है, तो उसमें आपका जो कंसल्टेंट नॉलेज है दैट विल बी लेस, यू कैन यू नो प्ले अ रोल। उस केस में क्लाइंट्स का रोल जो है नीचे से जैसे जैसे आप डाउनवर्ड जाते रहेंगे इन पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लाइंट्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस जो हमें ज़्यादा चाहिए होगा। तो दैट इज द ग्राफ व्हिच एक्सप्लेन्स द अगेन द रोल ऑफ कंसल्टेंट्स नॉलेज एंड क्लाइंट्स नॉलेज। नाउ अगेन ये पूरा जो चैप्टर है दैट इज अगेन जो रिलेटेड टू द इंटरनल कंसल्टेंट्स एंड एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स, इसमें हमने डिस्कस किया था वी शुड नो अबाउट, या जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपर जो इम्प्लीमेंटर है या जो टॉप मैनेजमेंट है, दे शुड नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बोथ। ये हमने डिस्कस किया कि उसमें क्या फायदे हो सकते हैं, what can be the different advantages and what can be the different disadvantages, and what are the combining effect on the practitioner behavior। क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों की कंबाइन के तौर पर कंबाइनली भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी ये चीज़ें पॉइंट चैप्टर में भी डिस्कस की थी। देन अगेन प्रोफेशनल वैल्यूज को हमने डिस्कस किया। एथिक्स जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज हैं, इकोनॉमिकल वैल्यूज, ecological values, what can be the sort of conflicts between the employees, what can be the sort of conflicts outside the groups। इसमें हमने जैसा पहले भी डिस्कस किया कि जो ओडी प्रैक्टिशनर है उसका ये एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ही शुड बी एबल टू रिजॉल्व द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर उसको डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स का पता नहीं होगा या उसके पास जो है नेगोशिएशन बार्गेनिंग स्किल्स नहीं होंगी तो वो he will not be able to resolve these sort of conflicts। जो होते हैं बहुत से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसको ऑलरेडी हमने लास्ट इस लेक्चर में डिस्कस किया था।
इंटरफंक्शनल कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, या फिर रोल कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, गोल कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। सिमिलरली अगर उसको वैल्यूज का पता नहीं है कि व्हाट इज कंसीडर्ड गुड एंड व्हाट इज कंसीडर्ड बैड विद द ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी ह्यूमन से रिलेटेड भी हो सकती हैं, इकोनॉमिकल वैल्यूज लाइक फाइनेंशियल क्या नॉर्म्स हैं उधर, और इकोलॉजिकल वैल्यूज, एनवायरमेंटल से रिलेटेड क्या कंसीडरेशन की जाती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उस इन सब चीज़ों का अगर उसे नॉलेज नहीं होगा तो अगेन he will not be able to resolve the conflicts. Ethical guidelines, again ethics जिस मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स का अगेन जो टॉपिक है ये भी वास्ट टॉपिक है। एथिक्स की बहुत सी डायमेंशंस हैं, इसकी बहुत सी थ्योरीज हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको कुछ थ्योरीज करवाऊंगा किसी सेपरेट लेक्चर में, बट जनरली जो है उसका एथिकल जो गाइडलाइंस हैं उसका पता होना चाहिए ओडी प्रैक्टिशनर को। उसकी डिफरेंट थ्योरीज क्या होती हैं उसका पता होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट कॉम्पिटेंस, नो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, जो आपकी ओडी प्रैक्टिशनर है तो उसको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए, कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। What are the different responsibilities towards the clients and significant others, यानी क्लाइंट की तरफ बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं और अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रोफेशन, दे शुड आल्सो बी ऑनेस्ट टू देयर ओन प्रोफेशन, ताकि वो ठीक तरीके से काम करें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी दैट इज पार्ट ऑफ एथिक्स भी हो सकती है। ओवरऑल क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दैट इज अगेन that should be known by the OD practitioner. अच्छा, एथिक्स को जब भी हम डिस्कस करते हैं तो देयर कैन बी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डायलेमास। डायलेमा जो होते हैं ऐसी सिचुएशन को मैंने जैसा बताया, ऐसी सिचुएशन होती है उसको डायलेमा कहते हैं टेक्निकली, कि जिसमें आपको पता नहीं चल रहा होता कि वेदर वो जो एक्शन आप ले रहे हैं वो ठीक है या नहीं है ठीक है। You find it difficult to decide that what is right and what is wrong. There can be the different situations. ठीक है, इसमें मैंने आपसे एक तो शायद एग्जांपल भी डिस्कस की थी कि what is considered good and what is considered bad. जैसे अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन होता है, टाई लगा के जाएंगे तो वो एक बहुत जरूरी होता है। अगर टाई के बगैर सर ये डिलेमा के बारे थोड़ा सा क्लियर करें। डिलेमा सॉरी सर, डिलेमा जो है उसकी थोड़ा सा क्लियर हो जाए, इसका मतलब। डायलेमा का मतलब ये होता है, एक डायलेमा ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपको डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि वेदर दिस इज राइट डिसीजन और नॉट राइट डिसीजन। उसके लिए मैनेजर के लिए मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना कि ये ठीक है कि गलत है। जैसा मैंने आपसे पिछले लेक्चर में वो डिस्कस किया था कि अगर रात को आप जा रहे हैं 2 बजे किसी हाईवे पे और जो सिग्नल है वो बंद है, ठीक है, आप आगे पीछे कोई वार्डन नहीं खड़ा है, ट्रैफिक वार्डन नहीं है, कोई ट्रैफिक भी नहीं आ रही, नो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू, क्या करेंगे आप क्या करेंगे? रुक जाएंगे या उसको क्रॉस कर लेंगे? सिग्नल इज रेड, रुक जाएंगे। अगर रुक जाएंगे तो अगर वो पीछे से बिजली उसकी खराब हुई और वो ग्रीन ना हुआ तो फिर क्या करेंगे? रुके रहेंगे? सर जाएंगे, कोशिश करेंगे, मतलब कोई हल निकालेंगे। अगर 2-3 घंटे रुकना पड़ा तो रुके रहेंगे? नहीं सर देखेंगे, चारों तरफ देखेंगे, फिर गाड़ी आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर जाएंगे। चले जाएंगे, लेकिन जब चले जाएंगे तो इसका रूल ब्रेक नहीं कर रहे आप, सिग्नल तो आपका रेड है। यस सर रूल का खिलाफ तो है। अब ये देखिए, ये मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा था कि आप अब इसमें अगर हम एथिक्स की थ्योरी के मुताबिक देखें तो एक थ्योरी ये कहती है कि आपको रुक जाना चाहिए, कि रूल जो होते हैं एवरीवेयर जो होते हैं सेम होते हैं, यू हैव टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। लेकिन दूसरी थ्योरी कहती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा थ्योरी अगर टाइम मिलेगा तो, कंसिक्वेंशलिस्ट थ्योरीज होती है कि आप ये देखते हैं कि आप के वो जो सिचुएशन जा रही है, अगर आपको डिसीजन लेते हैं तो किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं इधर उधर देखूंगा और उसके बाद चले जाऊंगा,
इसका मतलब है आप ये देख रहे हैं कि उससे कॉन्सिक्वेंस, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा, तो आप उसको चले जाएंगे। तो नाउ दिस इज द सिचुएशन यू हैव टू थिंक आउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। कुछ थ्योरीज कहेंगी कि ये सही है, कुछ थ्योरी कहेंगी कि ये राइट है। अगर आप एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं, आपको कोई कमेंट जो कोई कंपनी गिफ्ट भिजवाती है, अब कुछ लोग कहेंगे कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये रिश्वत है और ये ब्राइबरी में आ जाएगा। सिमिलरली मैं आपको कह रहा था कि अगर आप किसी प्राइवेट में टाई लगाना जो है मस्ट है, अगर टाई लगा के नहीं जाते तो वो आपको कहते हैं यू आर डूइंग अगेंस्ट द डिसिप्लिन। किसी पब्लिक सेक्टर में टाई लगा के जाएंगे तो दैट इज नॉट कंपल्सरी, आप बेशक सलवार कमीज में नॉर्मल ड्रेस में चले जाएं। तो ये वो सिचुएशंस होती हैं जब कि जिसमें आपको डिसाइड करना मुश्किल होता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा था, और भी इसको डिस्कस करेंगे। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं डायलेमा, जिसमें आपको डिसाइड करना मुश्किल हो कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इसमें जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कभी क्रेडिट कार्ड बनवाने जाए ना बैंकों से, तो अभी तो पता नहीं होता है कि नहीं होता, पहले होता था कि जो फॉर्म फिल करवाते थे वो, अब वो जो फॉर्म होता था ना, जो टर्म्स एंड कंडीशंस, वो बड़ी बाकी चीजें बड़ी 12 के फॉन्ट में लिखी होंगी, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बहुत ही बारीक लिखी होती है। अक्सर आपने देखा होगा, अभी पता नहीं होता कि नहीं होता, पहले जो भी ऐसी होता था, बहुत ही बारीक लिखी होती थी। नॉर्मली जो लोग बनाते हैं वो उसको पढ़ते ही नहीं है और साइन करके दे देते हैं। जब हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं 2-3 महीने के बाद जब आपको चार्जेस आते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि चार्जेस किस चीज के हैं। और बैंक के वाले के पास लेकर जाएं तो वो कहेंगे सर जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन साइन की हुई है, अब वो वाकई साइन की होती है, साइन की हुई है, लेकिन वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो इतने बारीक फॉन्ट में होती हैं कि आप यूजुअली उसको बॉदर ही नहीं करते पढ़ने की। जो मैं आपको चीज समझाना चाह रहा था कि वो बैंक वाला ठीक कह रहा है कि हमने साइन करके दे दिया उसे टर्म्स एंड कंडीशंस, लीगली तो वो ठीक कह रहा है, ठीक है, लेकिन एथिकली दैट इज नॉट गुड कि वो इतने कम फॉन्ट में आपने लिखा हुआ है, उसको नॉर्मल फॉन्ट में रखें ताकि अच्छे तरीके से क्लाइंट उसको पढ़ें, उसके बाद डिसाइड करें। एथिकली दैट इज रॉन्ग। तो जब हम एथिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम दोनों चीजों को देख रहे होते हैं कि एक होती है आपकी लीगल चीजें और कुछ चीजें होती हैं एथिकल, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एथिकल होती हैं लेकिन लीगल नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लीगल होती हैं लेकिन एथिकल नहीं होती। The managers usually want to find out the area in which they can say that this is both legal as well as ethical, ठीक है। दोनों चीजें वो देख रहे होते हैं कि दोनों चीजें एथिकल भी हो और लीगल भी हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे थे कि these are the different situations in which you decide about what is right and what is wrong। जी अब बात क्लियर हुआ आपको? डायलेमा यस सर। ठीक है। एक 5 मिनट की मैं ब्रेक लूंगा, मैं जरा चाय पी लूँ तो उसके बाद मैं आता हूँ दोबारा, इधर से भी कंटिन्यू करेंगे। रिकॉर्डिंग में खत्म नहीं कर रहा, 5 मिनट्स के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके सर, ओके सर।
जी, तो ये एक प्रोसेस है। उन्होंने एथिकल डायलेमास हम बता रहे थे, देयर आर सिचुएशंस इन व्हिच इट इज डिफिकल्ट फॉर द मैनेजर टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एक्चुअली होता ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट किस्म के जो जैसा भी आप ये एक तो देख रहे हैं ग्राफ सा, दे कैन बी द डिफरेंट एंटीसीडेंट्स। लाइक एंटीसीडेंट जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो किस वजह से हो सकता है, वो आपकी वैल्यूज की वजह से हो सकता है कि व्हाट इज कंसीडर्ड गुड, व्हाट इज कंसीडर्ड बैड। गोल्स, हर डिपार्टमेंट के गोल्स डिफरेंट हैं, इंडिविजुअल गोल्स डिफरेंट हैं, उनकी नीड्स डिफरेंट हैं। Different people have the different skills, उनके attitudes, उनकी abilities, all these are different. तो ये different चीजें जब साथ काम कर रही होती हैं तो there are the chances के उसमें कोई ना कोई रोल कन्फ्लिक्ट आ जाता है। जिस अक्सर आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट होता है, फंक्शनल कन्फ्लिक्ट होता है, अकाउंट्स वाले एडमिन के साथ लड़ रहे होंगे, एडमिन वाले अकाउंट्स वाले के साथ लड़ रहे होंगे, और या उन्हें अपने रोल क्लियर नहीं होते, उसमें एम्बिगिटी होती है। तो उस जो प्रोसेस है अगर ये क्लियर ना हो तो एंड में उसका कंसिक्वेंस क्या होते हैं कि वो एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जो डायलेमा वाली सिचुएशन बन जाती है जिसमें मिस रिप्रेजेंटेशन भी हो रही होगी, डाटा कैन बी मिस यूज, यानी अकाउंट्स वाले अपना डाटा डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे, एडमिन वालों को नहीं देंगे, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। कोएशन और एक जबरदस्ती चीजें हो रही होंगी, वैल्यू एंड गोल कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं जो मैं आपको बता रहा था, डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, टेक्निकल इनएप्टनेस हो सकती है, टेक्निकल कॉन्फ्लिक्ट उसमें आ सकते हैं। तो ये जो सारी कंसिक्वेंसेस हैं, दीज आर द एथिकल डिलेमास। जब डिलेमा हो जाएगा देन मैनेजर विल हैव टू डिसाइड अपने वो जो भी रूल्स हैं या जो भी एथिक्स की गाइडलाइंस हैं उसको सामने रख के उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व करेगा। उसके लिए आपका एथिक्स का नॉलेज जो है, प्रोफेशनल एथिक्स जो है, उसके कोड ऑफ एथिक्स मैंने बताया कि हर ऑर्गेनाइजेशन के बाद दफ़ा अलग से होते हैं, पूरी एक बुक होती है, गाइडलाइन होती है, उसके मुताबिक वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन एथिक्स एक ऐसी चीज़ है कि इसको हम कभी भी इन राइटिंग सब चीज़ें कवर नहीं कर सकते। उसमें कुछ जनरल रूल्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं एथिक्स से रिलेटेड, तो अगर टाइम मिलेगा तो हम डिस्कस भी करेंगे। तो वो फिर हमें गाइड करती हैं कि कौन सी सिचुएशंस हैं या इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं या ऐसी कोई डायलेमा वाली सिचुएशन आ जाती है, तो फिर आप किसी के से डिसाइड करेंगे कि व्हाट कैन बी द बेटर डिसीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। इस वजह से प्रोफेशनल एथिक्स जो है दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका चैप्टर था एक जो अभी तक हमने डिस्कस किया, दैट वाज रिलेटेड टू, इससे रिलेट था आपका जो आपके ओडी जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उससे रिलेट था। नाउ नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज एंट्रिंग। द फर्स्ट स्टेज थी अभी हमने जो पढ़ी थी चेन मैनेजमेंट की, दैट इज related to the entering and contracting. That is chapter number 4, entering and contracting. अभी हमने 5 स्टेजेस पढ़ी थी, उसमें जो फर्स्ट स्टेज थी मैंने आपको कहा था कि हर स्टेज का डिफरेंट चैप्टर होगा, उसको डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। एंट्रिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग जो है वेरी बेसिक स्टेज होती है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही होती है, और अगर बाहर के कंसल्टेंट है तो वो एंटर हो रहे होते हैं और कॉन्ट्रैक्टिंग की तरफ कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे होते हैं विद द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे, विल डिस्क्राइब द डिफरेंट इश्यूज एसोसिएटेड विद एंट्रिंग इनटू एन ऑडिट प्रोसेस, describe the issues associated with contracting for an OD process, entering into an OD relationship, clarifying the organizational issues. First step इसका क्या है, you will have to, अगर consultant हैं
या आप इंटरनल कंसल्टेंट में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू क्लैरिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल इशू। नो इशू भी हम उस सिचुएशन को कहते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है और इशू बन जाती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ज़ाहिर हम कोई फर्दर कोई स्टेप ले रहे होते हैं, तो यू हैव टू क्लैरिफाई कि ऑर्गेनाइजेशन का इशू क्या है, कि या वो जो ओडी अगर करना चाह रही है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, उसके सिम्टम्स क्या हैं, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। यू हैव टू सेग्रीगेट द प्रॉब्लम फ्रॉम द सिम्टम्स, उसके सिम्टम्स क्या हैं जो वो इशू क्रिएट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर वी विल गो टू द प्रीलिमिनरी कलेक्टिंग द डाटा। हम इनिशियल किस्म के थोड़े बहुत इंटरव्यू कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जो डाटा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन डिटेल्ड डाटा ज़ाहिर है नेक्स्ट स्टेज में आता है, डायग्नोसिस स्टेज पे, लेकिन जो शुरू की स्टेज है उसमें भी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। देन डिटर्मिनिंग द रेलेवेंट क्लाइंट, जो आपके क्लाइंट्स हैं उसको आप डिटर्मिन करके उनको एनालाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स हु कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट चेंज इशू, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो सारे मेंबर्स हैं जिनके साथ आपने डायरेक्ट कांटेक्ट करना है ड्यूरिंग दैट चेंज, उनको हम जो है उनसे जो है रब्ता करेंगे, उनको पूछेंगे कि बड़ा इशू क्या है, enhance their support and commitment to the, ताकि वो आपको सपोर्ट भी करें during the OD process। स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्सेस कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जो थोड़ा सी कॉम्प्लेक्स होंगी और फर्दर आपको थोड़ा सा उसमें काम करना पड़ेगा। लाइक समटाइम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे अगर एक्सटर्नल हैं, यू हैव टू रिजॉल्व दीस सॉर्ट ऑफ इश्यूज। तो ये इनिशियल स्टेज है, इसी स्टेज पे आप थोड़ा बहुत इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे इन प्रोसेसेस को। Then selecting an OD practitioner, what are the contents of formal proposal? फाइनल जब आप सेलेक्ट करेगी ऑर्गेनाइजेशन हु विल बी द OD प्रैक्टिशनर, तो इसमें फॉर्मल प्रपोजल जाहिर बनेगी, कंटेंट्स बनेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन, ये वो जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी हम देखेंगे। व्हाट इन्फॉर्मेशन टू प्रोवाइड फॉर द OD प्रैक्टिशनर, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, कौन सी नहीं देनी, स्पेशली व्हेन देयर इज द एक्सटर्नल कंसल्टेंट। व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या होगा, ये भी हम उस स्टेज पे देखते हैं। डेवलपिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, what are the difference between the informal and the formal contacting, ठीक है, फॉर्मल कॉन्टैक्ट करेंगे या इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट करेंगे। लाइक अगर बायर का एक्सटर्नल कंसल्टेंट है तो उसके लिए तो दैट विल बी इंपॉर्टेंट कि आप फॉर्मल कॉन्टैक्ट करें, बाय एग्रीमेंट करें, स्टाम्प पेपर पे साइन है, सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जो भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, पे क्या होगी, एवरीथिंग शुड बी डिसाइडेड। अगर आपका इंटरनल कंसिस्टेंट है तो हो सकता है आपकी इनफॉर्मल कॉन्टैक्टिंग हो, एग्रीमेंट हो, कोई ऐसा रिटर्न में ना हो, बस आप एक नॉर्मल रूटीन में जो असाइनमेंट के तौर पे उसको हम असाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्टिंग के जो की एरियाज हैं, दैट इज म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, यानी आपकी प्रैक्टिशनर्स के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और प्रैक्टिशनर्स ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट कर रही है, ये दोनों चीज़ें हम देखते हैं। टाइम कितना होगा, कितने अरसे में आपने एक्सरसाइज करनी है, आपके पास टाइम कितना, रिसोर्सेज अवेलेबल कितने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, फिजिकल एक्सेस टू द डाटा भी हो सकता है, कोई प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी तो नहीं है उसमें, किसी के से आप एक्सेस देंगे, और रूल्स क्या हैं, पॉलिसीज को स्टडी करेंगे तो वो आप उनको बता देंगे कि अंडर दीज रूल यू हैव टू वर्क। नो फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइंट प्रैक्टिशनर डायनामिक्स, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि जब हम डील कर रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो बहुत सी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, आपकी कन्फ्लिक्ट्स आएंगी, कुछ लोग थ्रेट भी करेंगे आपको, चेंज को जिससे रेजिस्ट करते हैं, फेयर भी होता है चेंज का लोगों का। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको देख रहे हैं, ग्राफ में देख रहे हैं, these are the points which can be faced by the practitioners and these are the factors actually which affect the client practitioner dynamics। तो ये आपको जो है वो फेयर होगा, पावर किसी के से यूज करनी है, अथॉरिटी किसकी होगी, मोटिवेशन क्या, लेवल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, मिसअंडरस्टैंडिंग से हो सकती हैं, थ्रेट्स हो सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स, कोई भी फैक्टर हो सकता है, ये तो ओवरऑल फैक्टर दिखे हैं। बट जो आपका practitioner होगा, he will have to keep in mind all of these different factors। और ये फैक्टर्स जो हैं हमने थोड़े से पहले भी डिस्कस किए, अभी भी इसमें भी आपने डिस्कस किए कि इसको ऑलरेडी हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। जैसे चेंज मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि आपने रेजिस्टेंस होती है और रेजिस्टेंस को आपने फेस करना होता है, उसको किसी से वो करना है। तो ये आपके जो बेसिक जो आपका जो एंट्रिंग का मतलब होता है कि अभी सिर्फ एंटर हो रहे हैं, फॉर्मल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ अभी। फॉर्मल कॉन्टैक्ट होने से पहले जो है क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं,
जो आपने यू विल बी केयरफुल अबाउट। अब ये टू वे प्रोसेस है, ये ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन देख रही होती है, और जो आपका प्रैक्टिशनर होता है तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ों को देख रहा होता है। उसके बाद जब ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो हम एक फॉर्मल जो है कॉन्टैक्ट की तरफ जाते हैं। कॉन्टैक्ट हो जाता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज आपकी आती है जिसमें हम फर्दर अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये कम स्लाइड्स हैं, इसकी 4-5 स्लाइड्स हैं, शॉर्ट सा चैप्टर है, ये आप लोगों ने पढ़ना है सबने डिटेल में। ऑल ऑफ पूरा पूरा ये चैप्टर इसमें है, मतलब इंक्लूड है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फर्दर फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जो इस चैप्टर में। जी बास आज तो आप ही हैं, बाकी लोग तो ये चीज़ें क्लियर। यस सर, बाकी यस सर। आज क्यों नहीं आए, बाकी लोग क्यों नहीं आए आज? पता नहीं सर, एक मेंबर तो आया, पता नहीं वो भी गए। ऐसे तो मैंने टाइम भी दिया था क्लास का। यस सर, टाइम, यस सर, टाइम तो सर आपने व्हाट्सएप पे किया था। तो बाकी आपकी सब्जेक्ट्स की हो रही क्लासेस? नो सर, सर अब एक हुआ था एचआर का, बस ये दूसरा है सर। नहीं, आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं इस सेमेस्टर में? सर 4 है। बाकी चारों सब्जेक्ट्स की क्लासेस नहीं हो रही? सर और है, लेकिन एमएड के बाद सिर्फ ये दूसरा क्लास है सर। अपने मिड के ये बाद नहीं हो रही, वैसे तो हो रही है शुरू। ये सर और है सर। कैसा हुआ था, ठीक हुआ था? ठीक है सर। चेक नहीं किया, इसके बाद ही चल चेक करता हूँ। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट जो इसमें हमारा है चैप्टर, दैट इज अगेन डायग्नोसिस। तो इसकी थर्ड स्टेज है, ये मैं शेयर कर देता हूँ। 2 मिनट का वेट कर, मैं शेयर करता हूँ। The next stage इसमें आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड जो एंटरिंग है, यदि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसके बाद आप एक्चुअली काम स्टार्ट कर देते हैं। डायग्नोसिस जो है नेक्स्ट स्टेज है इसकी। इसमें वी विल डिस्कस द फिलॉसफी एंड पर्पस ऑफ डायग्नोसिस इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। क्या फिलॉसफी है, पर्पस क्या होता है इसका। एक्सप्लेन द रोल ऑफ डायग्नोस्टिक मॉडल्स, मॉडल्स कुछ हम डिस्कस करेंगे। ओपन सिस्टम मॉडल, क्लोज सिस्टम मॉडल्स क्या होते हैं इसको डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब एंड अप्लाई द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल डायग्नोस्टिक प्रोसेसेस कौन से होते हैं। डिस्क्राइब एंड अप्लाई द ग्रुप लेवल प्रोसेसेस, तो ये तीनों लेवल पे इसको डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल प्रोसेसेस क्या होते हैं डायग्नोस्टिक के, ग्रुप लेवल के क्या होते हैं, और इंडिविजुअल लेवल डायग्नोस्टिक प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं। वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। Now let's define the diagnosis, the process of collecting the needed data to understand how the organization is functioning and to design the change interventions. और चेंज मैनेजमेंट में आपको पढ़ा रहा था, या अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द करंट, टू डू द करंट एनालिसिस। यानी अभी ऑर्गेनाइजेशन किसी कैसे काम कर रही है, उसमें चीज़ें किसी कैसे हो रही हैं, वो आपको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लोग इस स्टेप को इग्नोर कर देते हैं और आगे पे जाके उनकी वो जो चेंज प्रोसेस है वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता। इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में, ताकि जब तक हम उसके करंट प्रोसेस को एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमें उसके लूप होल्स का पता नहीं चलेगा कि डिलेज क्यों हो रही है, कोई किसी भी किस्म की चेंज हो। ठीक है, तो इस वजह से वो कहता है कि आपको करंट जो डाटा है, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शनिंग, उससे रिलेटेड यू विल कलेक्ट द डाटा and then you will be able to design the change process, और इनमें किसी के आप intervene करेंगे then you will be able to that। इसमें दो इसमें पार्ट्स मैं इसको डिवाइड करूंगा डेफिनेशन को।
कि पहले अपने करंट प्रोसेसेस को, करंट चीज़ों को, करंट ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनिंग को, उससे उसको स्टडी करना है, उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप जो इसमें आएगा, देन यू विल गो टुवर्ड्स द डिज़ाइन। कोई भी सिस्टम जो नया डिज़ाइन करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंट्री एंड कॉन्टैक्टिंग एंड सक्सेसफुल डायग्नोसिस, उसमें रिलेशनशिप क्या होगी, कॉन्टैक्ट में क्या क्या चीज़ें आपने डिफाइन की हुई हैं, लाइक आपने डाटा गैदर करना है तो किस तरीके से डाटा गैदर करेंगे, हाउ यू विल have the access to the different departments for the different sort of data. तो that इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्टिंग में आप चीज़ें आपने जो डिफाइन की हुई हैं, that will play an important role towards the successful diagnosis, कि आप उसी तरीके से लेकर आगे चलें और you will be able to collect the relevant data regarding that intervention. Why it is not considered totally correct to use a model of organization change analogous to the medical college of diagnosis, medical model of the diagnosis. No, it is not. Okay, इसमें ये कहता है कि model of organization change analogous to the medical college of model of diagnosis. So it is not considered, वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल correct, जिस तरह हम diagnose medically diagnose करते हैं ना, जिस तरह चीज़ों को हम symptoms देखते हैं और फिर आप एक मेडिसिन डिसाइड कर देते हैं एक उसको, इसमें ये ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या डिफिकल्टीज आती हैं, ठीक है। नो अगेन इसमें वी आर डीलिंग विद द बिहेवियर्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, तो उसमें आपकी बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती हैं आपको रियल प्रॉब्लम को डायग्नोस करने में और उसके लिए फिर फर्दर उसके लिए काम करने में। इन दैट सेंस वो कहता है कि दैट विल बी डिफरेंट। Why diagnosis in the organization development is much more collaborative than the medical perspective. तो ये थोड़ा सा उसे रिलेट कर रहा है कि उससे डिफरेंट है ये जो भी हम इस पर्सपेक्टिव करेंगे। Diagnosis provides a systematic understanding of organization so that appropriate intervention may be developed for solving the problem and enhancing the effectiveness. तो वही हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें आपने सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के करंट प्रोसेसेस को, ऑर्गेनाइजेशन के करंट सिस्टम्स को एनालाइज करेंगे और उसके बाद यू विल बी एबल टू डिसाइड अबाउट द डिज़ाइन कि व्हाट विल बी द फ्यूचर डिज़ाइन, और किस तरीके से ऐसा डिज़ाइन आप बनाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको हायर किया गया है या आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस है दैट मे बी इंक्रीज्ड। So that was the definition of diagnosis. The need for diagnostic models. Now, the conceptual framework that OD practitioners use to understand the organizations. Why diagnostic models are important? अब जब diagnosis के लिए different किस्म के models हम use कर सकते हैं, तो उसके लिए कौन सा मॉडल कब यूज करना है, that is we discuss करते हैं. What is biased diagnosis? यानी डायग्नोसिस आपका बायस नहीं, बायस तब होगा जब हम किसी किस्म का बायसनेस कर रहे होंगे ना। बायस का मतलब ये है कि अगर आप सपोज आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपको वो ओडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं तो आप वर्किंग जो है बिल्कुल अनबायस तरीके से करें। अब क्योंकि आपके अपने स्टेक्स भी हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आपके अपने जानने वाले भी होंगे, ठीक है। तो अगर आप उसमें बायसनेस आ जाएगा किसी रिलेशनशिप में या किसी और चीज में, तो वो फिर उसका जो पर्पस है ओडी का दैट विल बी वेनिश्ड, जब वो खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से वो कहता है कि अनबायस्ड डायग्नोसिस होना चाहिए। व्हाट आर द सोर्सेज फॉर द डायग्नोस्टिक मॉडल्स, इसके सोर्सेज क्या होंगे, इसको भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। और इसमें जो फर्स्ट सिस्टम वो कहता है ओपन सिस्टम मॉडल, द जनरल फ्रेमवर्क दैट अंडरलाइज मोस्ट ऑफ द डायग्नोसिंग इन ओडी, ये ज्यादातर हम ये यूज करते हैं। अब इसमें एक इनपुट प्रोसेस होता है, इनपुट जिसका नॉर्मल एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, इनपुट प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसके बाद आउटपुट हम क्रिएट करते हैं। व्हाट इज द हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सबसिस्टम्स। ओपन सिस्टम का मतलब ये होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम एज अ ओपन सिस्टम ले रहे होते हैं। लाइक अगर आपके कॉम्पिटिटर को कोई ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं। एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, एनवायरनमेंट में सब चीजें आ जाती हैं, आपका इंटरनल एनवायरनमेंट जिसको हमने कहा था, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आ जाती है। इनपुट्स को स्टडी करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन किसी कैसे हो रही है, आउटपुट किसी कैसे हो रही है। तो दैट ओपन सिस्टम का मतलब है कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है एंड वी आर नॉट कन्फाइंड टू समथिंग डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो आपका होता है ओपन सिस्टम मॉडल, यानी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर करके भी कोई एक बेटर वे निकाल सकते हैं चेंज के लिए।
ओपन सिस्टम की जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो हमने डिस्कस किया था, एनवायरनमेंट्स, इनपुट्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड आउटपुट्स को देखते हैं, बाउंड्रीज क्या हैं, फीडबैक, अलाइनमेंट, अगेन किसी के से हम अलाइन करेंगे चीज़ों। अब ये देखें, ये डिफरेंट चीज़ें जिसमें क्या होता है ओपन सिस्टम में। जैसे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या चीज़ें इनपुट हो सकती हैं, आपकी जनरल इन्वायरमेंट, ये टास्क इन्वायरमेंट, जो आपके टास्क इन्वायरमेंट मीन्स कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, ठीक है। ओपन सिस्टम में सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं, हर किस्म के इन्वायरमेंट को, इंटरनल इन्वायरमेंट, जनरल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, जो भी आपकी इनएक्टिव इन्वायरमेंट, कोई भी ऐसी इन्वायरमेंट जो इसके साथ इनएक्ट हो रही है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ऑल दीज कैन गिव यू द सॉर्ट ऑफ इनपुट्स। फिर प्रोसेस, उसको उसके लिए फिर हम प्रोसेस स्ट्रेटेजी बनाते हैं, टेक्नोलॉजी क्या यूज करनी है, उसके लिए बेटर स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स क्या होंगे, और मैनेजर ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे, जो यदि प्रोसेस हम क्या उसमें अपनी स्ट्रेटेजी में डालेंगे ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, जो फाइनल आउटपुट हमने अचीव करना है एट द एंड ऑफ दैट चेंज मैनेजमेंट जो असाइनमेंट है। और उसके अगेंस्ट जो आपको जो फाइनल है, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इंक्रीज करनी है, एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, जॉब इफेक्टिवनेस अचीव करनी है, दैट विल बी फाइनली अचीव्ड, ठीक है। तो ये एक एज अ सिस्टम, ओपन सिस्टम की थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है, दैट व्हाट कैन बी इंक्लूडेड इन दैट ओपन सिस्टम मॉडल ऑफ डायग्नोसिस। ऑर्गेनाइजेशन की वाइज हमने बात की, इसके बाद ग्रुप लेवल की ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन क्या है, उनका कल्चर क्या है, लोग टीम वर्क में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनका टास्क का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। टास्क स्ट्रक्चर में आपकी जॉब प्रैक्टिसिंग मॉडल क्या है, जॉब प्रैक्टिसिंग मॉडल पढ़ा हुआ आप लोगों ने, बात व्हाट इज जॉब प्रैक्टिसिंग मॉडल? जी, जॉब प्रैक्टिसिंग मॉडल क्या होता है? इसमें सर, जिसमें वो जॉब डिस्क्रिप्शन वो चीजें होते हैं जो मॉडल बना देता है। नहीं, ये बड़ा मशहूर एचआर को तो पता होना चाहिए इसका बहुत ज़्यादा। इसमें 5 जॉब्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हैं, ये इसमें स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रही है। दे आर द 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब। जो जॉब लेवल में आप देखें, टास्क आइडेंटिटी, स्किल वैरायटी, ऑटोनॉमी, सिग्निफिकेंस एंड फीडबैक, ये 5 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो जिसको हम कहते हैं जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल। ये जो थ्योरिस्ट ने दिया था, ये एचआर की कोई भी बुक खोल के देख सर यस सर, पढ़ा हुआ ना, यानी आपकी जॉब यस सर इस किस्म पढ़ा की है। होनी स्किल चाहिए नॉलेज जिसमें एबिलिटी, स्किल नॉलेज जी एबिलिटी सर। स्किल नॉलेज एबिलिटी डिफरेंट चीज है, वो तो आपका केएसए मॉडल होता है ना, नॉलेज स्किल एबिलिटी केएसए मॉडल है। आई एम टॉकिंग अबाउट द जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आपने आपकी जॉब में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो एक अच्छी जॉब हो या वो एक अट्रैक्टिव जॉब हो। अगर आपकी जॉब, इफ यू आर डूइंग अ जॉब और इसमें आपको डिफरेंट किस्म की वैरायटी चाहिए होगी, स्किल चाहिए होता है, तो इसका मतलब स्किल वैराइटीज भी है। if there are the different sort of skill is required to perform a particular job, इस मतलब वो एक अट्रैक्टिव जॉब होगी, उसमें उसको कहेंगे स्किल वैरायटी है, उसमें ऑटोनॉमी का मतलब इंडिपेंडेंस है कि नहीं है। अगर आपको कोई डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है तो उसमें ऑटोनॉमी नहीं होगी। टास्क सिग्निफिकेंस, हाउ मच दैट पर्टिकुलर जॉब इज टुवर्ड्स द होल, पूरे होल के लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है। फीडबैक आपको मिल रहा है नहीं है रिजल्ट का, तो ये सारे आपके जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल हैं जो दिए हैं। उसके बारे में मैं पूछा था, ये बड़े इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसको फर्दर मुझे याद करवाना, नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे, बाकी सब लोग भी होंगे। तो ये जब आप ग्रुप लेवल पे भी इसको स्टडी कर रहे होंगे तो टास्क स्ट्रक्चर, उसकी गोल क्लैरिटी आप करेंगे, यानी आफ्टर आप इनपुट्स में आपका ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन और कल्चर को जब स्टडी कर लेंगे, देन यू विल हैव टू डिफाइन द टास्क स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू दैट पर्टिकुलर चेंज। गोल्स को क्लैरिफाई करें, अगर वो क्लैरिफाई नहीं है, टीम फंक्शनिंग किस तरीके से करेंगे, ग्रुप किस तरीके से बनाना है, ग्रुप की नॉर्म्स क्या होंगी, सो दैट यू कैन अचीव द ग्रुप इफेक्टिवनेस, आपको अचीव हो। इसी तरीके से जॉब लेवल पे आप ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, यू हैव टू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, उसका कल्चर को जैसा हमने डिस्कस कर रहे थे आपको स्टडी करना है। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लोगों की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि जॉब को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यू कैन यूज द डिफरेंट जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल। नाउ जॉब, थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल भी, जैसा आपने देखा होगा, जैसा हम ये करते हैं ना, जैसा
स्किल वैरायटी है, सपोज स्किल वैरायटी, अगर हम एक पेंटर की जॉब को लें, एक पेंटर जो है ना, उसकी जॉब, उसका काम है बस वो ब्रश पकड़ेगा और बस स्टार्ट हो जाएगा पेंट करना, उसमें कोई उसको वैरायटी नहीं चाहिए ना, वो थोड़ा सा करेगा 2 साल के बाद उठा जाएगा, उसमें बोरिंग हो जाएगी जॉब उसकी, ठीक है, क्योंकि उसमें वैरायटी नहीं है, एक ही काम उसमें पेंट पकड़ना और बस शुरू हो जाना। इसके ऑपोजिट अगर हम किसी मोटर मैकेनिक की जॉब को लें, जो गाड़ियाँ वगैरह ठीक करते हैं, ऑटोमोबाइल शॉप, उसकी जॉब में आप देखेंगे सुबह से आप काम करेगा तो 10 किस्म के उसके बाद डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम आ रहे होंगे। ऐसे ही होता है ना, एक जैसी प्रॉब्लम तो नहीं आती ना, सब डिफरेंट उसको सॉल्व करेगा वो, तो इसका मतलब है उसकी जॉब ऐसी है जिसमें उसको डिफरेंट किस्म का स्किल चाहिए होगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जॉब इतनी बोरिंग नहीं होगी। स्किल वैरायटी का मतलब ये है, if the different sort of skills are required for the performing that particular job, so that is important characteristic of that particular job. टास्क आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि ओवरऑल कितना इंपॉर्टेंट है जॉब एज अ होल, यानी एक कारपेंटर अगर बना रहा है तो जब तक पॉलिशिंग नहीं करता वो उसका जो पॉलिश कर रहा है उसकी हो सकता है इंपॉर्टेंस ज्यादा हो, क्योंकि एक फाइनल आउटकम दे रहा है, लेकिन इससे पहले जो लोग काम कर रहे हैं उसका इतना ज्यादा आइडेंटिफाइबल नहीं होती जॉब। इंपॉर्टेंस इसी तरीके से अगर हॉस्पिटल की एग्जांपल लें, तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो ज्यादा उनकी ऑटोनॉमी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, क्योंकि वो मरीज को देख रहे होते हैं, लेकिन नर्सेज भी उतना ही काम कर रही हैं, स्वीपर्स भी काम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उनका, लेकिन उनकी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस कंसीडर की नहीं जाती, ठीक है, हालांकि होनी चाहिए। तो दैट इज मेंट कि हम ये सारी चीजें करेंगे तो आपकी जॉब जो है दैट विल बी मोर अट्रैक्टिव, ये सारी जॉब प्रैक्टिस होती है, ये सारी उसमें क्रिएट करेंगे तो वो जो जॉब है दैट विल बी मोर इफेक्टिव हो जाएगी और वो दैट विल बी मोर अट्रैक्टिव। So all these things जो हैं, these are related to the open systems model. Okay, next जो इसमें ऑर्गेनाइजेशन लेवल डायग्नोस्टिक जो भी हमने डिस्कस किया था, जनरल अब ये एनवायरनमेंट जो है, अब आई डोंट नो कि आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा, दायरा एनवायरनमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डिटेल में पढ़ी हुई ना एनवायरनमेंट्स। यस सर, एनवायरनमेंट पढ़िए। इंटरनल एनवायरनमेंट में सारी चीजें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इनकी आपस में रिलेशनशिप जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं भी पढ़ी हुई तो इसको मैं दोबारा लेक्चर दूंगा पूरा, क्योंकि बड़े दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी वजह से मैं आपको बता रहा था कि आपने कोई भी स्ट्रेटजी बनानी है, कोई भी चेंज लेकर आनी है, विजन स्टेटमेंट, कोई भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मॉडल बनाना है, तो सबसे पहला स्टेप जो आपको नजर भी आ रहा है स्क्रीन में, दैट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। अगर आप एनवायरमेंटल स्कैनिंग को, और एनवायरमेंटल स्कैनिंग इतना आसान काम नहीं होता, ठीक है, पूरी एनवायरमेंट को स्कैन करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट। हर एनवायरमेंट जो है दूसरी एनवायरमेंट को किस तरह इफेक्ट कर रही है, बाद दफा लोग आपको पता नहीं होता है मैनेजर कि कौन सी एनवायरमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर जाएगी, जिसको आपने सोच भी नहीं सकते कि वो इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एनवायरमेंट को स्टडी करना। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी से इनका जो इंटर रिलेशनशिप्स है अमंग द डिफरेंट एनवायरमेंट्स। अगर एनवायरमेंट स्टडी नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट डेवलप द गुड स्ट्रेटजी। देन आप वही प्रोसेस बनाएंगे, उसके लिए टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, और फाइनली ये सारी चीज़ें जब इम्प्लीमेंट करेंगे किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस में, तो जो आपका अल्टीमेट गोल है इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी दैट विल बी अचीव्ड। तो ये दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन लेवल डायग्नोस्टिक होगा, यानी एनवायरमेंटल जो वेरिएबल है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल, इसको एज अ पूरी ऑर्गेनाइजेशन हम देख रहे होते हैं। और स्ट्रेटेजी, इसमें जो स्ट्रेटेजी भी बनाते हैं वो भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी होती है, और एक पूरे मतलब सिस्टम की स्ट्रेटेजी इसमें बनाते हैं। ग्रुप लेवल डायग्नोसिस ये भी हमने डिटेल में डिस्कस करी। ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, कल्चर, टास्क स्ट्रक्चर क्या होगा, ग्रुप्स को अगर हमने कोई चीज असाइनमेंट्स देनी है तो किस तरीके से टास्क हम डिवाइड करेंगे, और किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लीड कौन करेगा, दैट इज आल्सो वेरी, टीम को लीड किस तरह करेगा, उनकी इंडिविजुअल क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए और ग्रुप वाइज उनकी क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए, दैट शुड बी डिफाइंड। ग्रुप नॉर्म्स क्या होंगी कि वापस में किसी से कोऑपरेट कर रहे हैं, उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा। all these things should be diagnosis, और डिजाइन स्टेज के ज़ाहिर है दैट विल बी इम्पोर्टेंट कि किसी किस्म की सारी चीजें जो है डिजाइन करते हैं। अगेन वी वांट टू अलाइन, वी हैव टू अलाइन करनी पड़ेंगी चीजें उस कल्चर में, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में, ताकि हमें जो है रिजल्ट्स अचीव हो। अगर ये सब चीजें नहीं करेंगे तो अगेन यू कैनॉट गेट द रिजल्ट्स, जो डिजायरेबल रिजल्ट्स हैं दैट विल नॉट बी एबल टू बी टू अचीव्ड।
जॉब लेवल ये भी मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था। इसमें आफ्टर जॉब ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर लेते हैं, उनके डिज़ाइन, कल्चर और बाकी स्पेशली जो जॉब्स हैं, पर्सनल प्रैक्टिस को करते हैं, तो देन वी हैव टू अलाइन इट, वी हैव टू चेंज इट। ठीक है, उसमें फिर हम जब नई जॉब्स को डिफाइन करते हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करते हैं, तो देन वो जो जॉब प्रैक्टिस मॉडल का जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसका जो रोल है दैट विल बिकम इम्पोर्टेंट, कि हम किस तरीके से अपनी जॉब को वी विल मेक इट मोर यू नो, किसी के उसको मोर अट्रैक्टिव बनाएंगे, मोर कॉम्पिटेंट बनाएंगे। ना एक और एग्जांपल मेरे ज़हन में आ रही है, मैं शेयर कर लेता हूँ आपसे, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। जैसा टास्क आइडेंटिटी, ये आप देखते हैं कि वो जो टास्क है, जो परफॉर्मर, वो कितना आइडेंटिफाइबल है टुवर्ड्स दी होल फाइनल जो फिनिश प्रोडक्ट है, उसके लिए कितना आइडेंटिफाइबल है ना। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको जो देना चाह रहा था, जैसा आपने देखा होगा कि सिंगर्स जो होते हैं ना, जो सिंगर गाना वाना जो गाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कोई सिंगर मशहूर हो जाता है तो सिंगर की बड़ी वैल्यू हो जाती है, जो उसको स्क्रीन पे जो एक्चुअली सिंग कर रहा होता है, ठीक है, उसको बड़ा फेमस हो जाता है। लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या चीजें हैं, वो जो शायरी करता है, वो किसने शायरी की, उसकी बैकग्राउंड म्यूजिक कौन दे रहा है, और किसी के वो सक्सेसफुल, वो इतना ज्यादा आइडेंटिफाइबल नहीं होते बिफोर दी पब्लिक। ऐसे ही होता है ना। यस सर, यस सर। हालांकि उनकी भी इंपॉर्टेंस होती है, अगर वो ये नहीं करेंगे तो वो खाली सिंगर अपना काम ही करेगा, लेकिन एक मशहूर ज्यादा वो सिंगर हो जाता है। तो हमारा इधर ये बताने का मकसद ये था कि हम उन लोगों को भी ये रियलाइज करवाते हैं कि उनकी जॉब भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी बाकी लोगों की इम्पोर्टेंट है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दैट इज द पर्पस। और ये हम ये चीजें जो जॉब प्रैक्टिस मॉडल में हम बना के अपनी जॉब में डालते हैं, ताकि आपको जो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस और जो ओवरऑल जॉब इफेक्टिवनेस है, दैट कैन बी अचीव्ड। So this was the final slide of this chapter. मेरे ख्याल आज इतना ही करते हैं। आज तक हमने 2 से 3 चैप्टर जो है कवर किए हैं। इस थोड़ी सी स्लाइड्स इसकी शॉर्ट हैं, आप लोगों ने डिटेल में इसका चैप्टर आपको मैंने भेजा होगा, बुक डिटेल में इनके पढ़ने हैं चैप्टर्स। नेक्स्ट क्लास में अगर कोई क्वेश्चन है बेशक नोट डाउन कर लें, कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो उसको हम दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पढ़ें जरूर एक दफ़ा, क्योंकि फाइनल पेपर आपका ज़ाहिर है these chapters are important. डायग्नोसिस वाला जो चैप्टर आज हमने किया दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, स्पेशली ये जॉब प्रैक्टिस मॉडल को जरूर देखिए डिटेल में, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये बड़ी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जो इसमें जॉब प्रैक्टिस मॉडल में देते हैं। अगर वो क्लियर ना हो तो हम विद एग्जांपल्स अगेन दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं। कल आप लोगों की कौन सी कोई है क्लास? सर कल होगी इस चीज़ इंटरनेशनल HRM की मेरे ख्याल से। इस चीज़ की क्लास में इंटरनेशनल HRM को सी डॉक्टर इसाक सर। इसाक साहब की? यस सर। टाइम तो है, एक चैप्टर से हम लोग कवर कर सकते हैं। लेट मी सी व्हाट्स द नेक्स्ट चैप्टर। जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू दी कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग। ये तो काफी चीजें हमने रिसर्च मेथड भी पढ़ी हुई है, वो ये किस्म की रिवीजन हो जाएगी। मैं कल इसको नेक्स्ट क्लास भी करते हैं इसके बाद। दैट इज चैप्टर नंबर 6। जी, और कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन आपका? बस आप ही हैं आज क्लास में।
सर ये बायस जो होता है, बायस, ये एरर, इसका मतलब एरर हो तो क्या जी, इसका बायस को हम मतलब? एरर भी कहते हैं, बायसनेस हो जाती है ना, यस सर। तो उसको हम एरर भी कहते हैं। लाइक परफॉर्मेंस अप्रेजल आपने पढ़े होंगे, बायसेस, कि जब हम लोगों यस सर पढ़ा है। को इवेलुएट कर रहे होते हैं तो उसमें एरर नहीं होने चाहिए, उसमें मुख्तलिफ किस्म के एरर होते हैं, ठीक है। तो वो बायसनेस होता है एरर। जिस तरीके से आप देखें कि अक्सर टीचर ऐसे होते हैं जो बड़े स्ट्रिक्ट मशहूर होते हैं कि बस वो किसी को पास नहीं करते और बड़े खींच के नंबर देते हैं, तो ये भी एक एरर, स्ट्रिक्टनेस, कहते हैं स्ट्रिक्टनेस एरर। एक होता है लीनियंसी एरर, इसके ऑपोजिट कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा लीनियंट होते हैं, वो हर एक को 90 नंबर 95 नंबर एक ग्रेड दे रहे होते हैं, तो लीनियंसी एरर होता है, ये भी एक एरर होता है, ठीक है। इसका कुछ रीसेंसी एरर होता है, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूंगा, एचआरएम के पॉइंट ऑफ व्यू से। which आपके कुछ लोग कहते हैं कि ना तो मैंने ए ग्रेड देना है और ना ही फेल करना है, वो दरमियान में बस सेंट्रल टेंडेंसी एरर होता है, उसको सेंट्रल टेंडेंसी एरर कह रहे होते हैं, वो बस 60-70 तक रखते हैं सब लोगों को। तो ये एक्चुअली एरर होते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस उसकी बेस पे हमें वो करना चाहिए। इस तरह कुछ आपके हेलो इफेक्ट्स होते हैं, वो भी एरर होते हैं, बायसेस भी कह सकते हैं इसको, एरर भी कह सकते हैं। यानी अगर कोई चीज़ें आपके माइंड में पंजाबियों के लिए पहले से हैं या पठान के लिए है, और किसी चीज़ किसको आप इवेलुएट कर रहे हैं और उसी को माइंड में रख के आप इवेलुएट करेंगे, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एन एरर, वो एक एरर कंसीडर होगा। इसी के से और भी बहुत एरर्स हैं, इसको हम बायसेस भी कह सकते हैं, तो यू आर राइट, इसको बायसेस भी कह सकते हैं और इसको हम एरर्स भी कह सकते हैं। ये ठीक है, क्लियर हुआ अब्बास? ओके सर, थैंक यू। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल बायसेस पढ़े हैं वैसे आपने, जो एरर्स होते हैं? ये सर परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ा है। उसमें ये सारी चीज़ें हम यूज करते हैं। रीसेंसी इफेक्ट क्या होता है? दैट इज आल्सो एन बायस। रीसेंसी इफेक्ट, जी, व्हाट इज रीसेंसी इफेक्ट? जी सर। रिसेंसी इफेक्ट क्या होता है? रिसेंसी इफेक्ट, RECEN, सर इसके बारे में तो ये भी आपका एरर होता है ना परफॉर्मेंस अप्रेजल में पढ़ते हैं। यस सर। सर वो जो एक तो होते हैं जो वो लॉजिकली एरर होता है, जो डिसीजन नहीं ले सकते। नहीं, दैट इज नॉट, रिसेंसी इफेक्ट का मतलब ये होता है इट द मोस्ट रीसेंट इफेक्ट योर आपके डिसीजन को अगर इफेक्ट करता है तो उसको भी एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल में बार बार ऐसा होता है ना, किसी की परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो, पूरे साल की परफॉर्मेंस को आपने इवैल्यूएट करना है और साल के आखिर में बहुत अच्छा कोई काम कर देता है, उसकी बेस में हम उसको, यानी पूरा साल उसने कोई काम नहीं किया है लेकिन एंड में कोई ऐसा अच्छा काम कर दिया, हमने पूरे साल की परफॉर्मेंस अच्छी कर दी उसकी, ये भी एरर है, ठीक है। ये भी एरर है, ये शुरू आपकी लास्ट में कोई पूरा साल उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही लेकिन लास्ट में कोई गलती हो गई, उसकी बेस पे आपने पूरी परफॉर्मेंस कोई गलत कर दी उसकी, ठीक है। तो ये भी एरर होता है। तो इसको कहते हैं रिसेंसी, इफ द मोस्ट रिसेंट इवेंट इफेक्ट योर डिसीजन अबाउट अप्रेजिंग समथिंग, तो उसको हम कहते हैं दैट इज द रिसेंसी इफेक्ट। तो ये बायसेस और ये जो एरर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली एचआर के लिए और इसके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। और कोई चीज डिस्कस करनी है? एनी कॉन्सेप्ट जो आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, आप पूछने, आज टाइम भी है हमारे पास। नो सर। सर बस ये पूछ रहा था, ये डिलेमा जो है ना, ये जो लॉजिकली मसले जो आता है वो सॉल्व करने। हाँ, लॉजिकल होने चाहिए आप जो डिसीजन लेते हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए जिसमें आपको डिसाइड करना मुश्किल हो कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इन दैट केस यू हैव टू यूज लॉजिक। आप उसमें लॉजिकली बताएं कि ये जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ ये आपका राइट डिसीजन है,
जो मैंने आपको एक एग्जांपल अभी वो करवाई थी ना सिग्नल वाली, तो आपने मुझे कहा था कि मैं इधर मैंने आपसे कहा 2 घंटे खड़े रहेंगे, आप कहते नहीं मैं इधर उधर देखूंगा, कोई नहीं आ रही, किसी का नुकसान नहीं हो रहा तो मैं चले जाऊंगा। तो लॉजिकली वो चीज को आपने डिफेंड कर रहे हैं डिसीजन को। इसी तरह की अगर कोई सिचुएशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है, लॉजिकली यू विल हैव टू इवैल्यूएट दैट और अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू टेक द डिसीजन। और ये डायलेमास जो होते हैं, एथिकल डायलेमास, इसकी डिफरेंट थ्योरीज होती हैं, लाइक यूनिवर्सलिज्म, कंसीक्वेंशलिस्टिक होती है, एक रिलेटिविज्म होती है। रिलेटिविज्म सर यही बता रहा हूँ ना, मैंने एक लॉजिकल वो बुक पढ़ा है ना, उसमें वो मैंने सुना ये डेमा वर्ड में एक है ना, मैंने लॉजिकल एक बुक पढ़ा है ना, उसमें भी ये डिलेमा है ना, वो जो ये थ्योरी उसमें बताया जाता है ना। हाँ बिल्कुल, लॉजिकली यू हैव टू डिफेंड योर डिसीजन, और उसमें मैं आपको डिस्क्राइब करके अपने डिसीजन को जस्टिफाई करते हैं एक्चुअली। ये एथिक्स और ये जो कल्चरल रिलेटेड टॉपिक बड़े वास्ट टॉपिक हैं, इसकी बहुत सी डायमेंशंस हैं। अब एथिक्स से ज़्यादा 16 लेक्चर्स होते हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि अगर एक आध लेक्चर हो गया तो ये मैं आपको थ्योरीज बताऊंगा एथिक्स की, डायलेमास को सॉल्व करने की, कि क्या क्या थ्योरी हम यूज कर सकते हैं और हाउ वी कैन यूज दोज गाइडलाइंस इन ऑर्डर टू टेक द डिसीजंस। अभी अब आजकल तो यूनिवर्सिटी में सिर्फ एथिक्स का सब्जेक्ट जो है वो 16 लेक्चर सिर्फ एथिक्स पे होते हैं। सो इम्पोर्टेंट इज दैट एथिक्स और कल्चरल एनवायरनमेंट। और एथिक्स इस तरह से भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, स्पेशली पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और स्पेशली आप ये दुबई वगैरह में जाएं, एमिरेट्स वगैरह में, तो आपकी एक उन्होंने मिनिस्ट्री बनाई हुई है, सेपरेट मिनिस्ट्री है, जिसे एथिक्स मिनिस्ट्री मतलब कहते हैं वो। और उसमें सब यही डिसाइड करते हैं कि एथिकल क्या चीज़ें हैं, नॉन एथिकल क्या चीज़ें हैं। क्योंकि समटाइम्स आपकी जो लॉज होते हैं ना, जो लीगल एनवायरनमेंट, वो सारी चीज़ें कवर नहीं करती। वो जो चीज़ें वो नहीं कवर करते लॉ, देन जो आपका रोल ऑफ एथिक्स जो आ जाता है, उसमें फिर आपको देखना पड़ता है कि व्हाट इज ethically that is right and what is ethically that is, what can ethically that can be done. Over Abbas, anything else? No sir, thank you. चलिए ठीक है, आज का इस सेशन पर हम वाइंड अप करते हैं। Okay, चला ईद के लिए आपका एडवांस ईद मुबारक आपको। ईद के बाद नेक्स्ट same to you sir. इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।